आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और कवकों के महत्व पर चर्चा करेंगे। आगे है कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो कवक जाल की आकार की उनकी माइसिलियम कैसी होती है, बीजाणु स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोर्स के बनने तथा फलनकाय उसकी फ्रूटिंग बॉडी जिसमें स्पोर्स बनते हैं बनने के आधार पर कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, कवक जाल माइसिलियम की आकार की, बीजाणु स्पोर्स बनने तथा फलनकाय फ्रूटिंग बॉडी जिसमें कि स्पोर बनते हैं बनने के आधार पर कवकों को 4 वर्गों क्लासेज में बांटा गया है। अब देखिए, ऐसे बना लेंगे, कवक चार्ट बना लेंगे और चार्ट में देखिए ऐसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस प्रकार से हम चार्ट बना लेंगे और इसको ऐसे चार्ट बना के लिख लेंगे। आगे है, अब एक एक वर्ग के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, तो इसका लक्षण क्या चाहिए फाइकोमाइसिटीज का? सभी बच्चे देखा होगा कि रोटी को अगर पानी में भिगो के रख दिया जाए तो धीरे धीरे रोटी में या ब्रेड में, बिस्कुट में क्या हो लगता है, फफूंदी लग जाती है। तो जो फफूंदी लगती है वो चीज़ है राइजोपस, और राइजोपस पाया जाता है क्या है, फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। तो इसका लक्षण क्या है? पहला क्या है कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? जलीय आवासों, नमी, सड़ी गली लकड़ी, रोटी, ब्रेड आदि पर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनका जो कवक जाल क्या होता है, अपटी एसेप्टेट तथा बहुकेंद्रकी, संकोशिकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसाइटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं स्पोर द्वारा होता है तथा बीजाणु निर्माण कहाँ होता है? बीजाणुधानी में उत्पन्न होते हैं। कौन? स्पोर। जो बीजाणु होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं? बीजाणुधानी में। तो आपने देखा कि इसमें इसके उदाहरण क्या है? म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कहाँ पाया जाता है? सरसों पर परजीवी होता है। तो आप जानते हैं कि रोटी को या ब्रेड को भिगो के रख देंगे तो उस पर क्या होंगे, धीरे धीरे फफूंदी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वातावरण में बहुत से स्पोर बीजाणु फैले होते हैं। क्या है? वातावरण में बहुत सारे स्पोर्स बीजाणु फैले रहते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं इनके अंकुरण के लिए, जैसे गर्मी और नमी, फफूंदियों में या कवकों के बीजाणुओं के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? गर्मी और नमी। तो बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में जब गर्मी पड़ती है और नमी होता है उस समय बीजाणु क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। और जैसे रोटी आदि को, ब्रेड को अगर नमी पा गया तो क्या होगा, उस पर धीरे धीरे बीजाणु क्या करेंगे, अंकुरित होंगे और फिर उस पर फफूंदी पड़ जाएगी। ये कौन सा बीजाणु होता है? कौन सा ये है? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड इसको कहा जाता है। ये कहाँ पे लगता है? ब्रेड में, रोटी में, इस तरह से खाद्यान्नों में फफूंदी लग जाती है। इसके बाद थोड़ा देखेंगे आगे। ये देखिए, राइजोपस निग्रिकेंस, ये ब्रेड मोल्ड है जो रोटी आदि में लग जाता है। तो इसमें देखिए नीचे यहाँ पे ये मूलांगी कवकसूत्र राइजोइडल हाइफी है। इसमें से गांठ से क्या होते हैं, बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोफोर निकले होते हैं। और यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं कुछ दिन बाद तो वहाँ पर ऊपरी सतह पर क्या बन जाता है? बीजाणुधानी बन जाता है, स्पोरेंजियम बन जाता है। इसमें बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। तो रोटी को, ब्रेड को भिगो के रखें अगर, या नमी पाएगा तो गर्मी में क्या होता है, बहुत सारी फफूंदियाँ लग जाती हैं। कुछ दिन तक रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे रचनाएं बन जाती हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीजाणु भर जाते हैं। तो ये है
राइजोपस निग्रिकेंस ये फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। दूसरा देखिए एस्कोमाइसिटीज। क्या है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का लक्षण क्या है? देखिए पहले, इसे थैली फंजाई, सैक फंजाई भी कहते हैं। किसको? एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों को क्या कहा जाता है? थैली फंजाई, सैक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि कुछ सदस्यों का आकार क्या होता है? थैले के समान होता है। दूसरा देखिए ईस्ट एक कोशिकी यूनिसेलुलर कवक है। अन्य क्या है? बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर कवक होते हैं। अब इसके बारे में देख लें थोड़ा। यहाँ पर देखिए ईस्ट है, खमीर, ईस्ट या खमीर, जिसे सैक फंजाई भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ईस्ट से अभी जब मुकुरण पढ़ाया जा रहा था प्रजनन में, तो क्या होती है, जो मातृ कोशिका होती है उससे बहुत सारे मुकुल या बड बनते हैं, और ऐसे बड बनते चले जाते हैं। इससे क्या बन जाता है? आभासी कवक जाल, स्यूडोमाइसिलियम। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्यूडोमाइसिलियम आभासी कवक जाल का निर्माण कहाँ होता है? तो स्यूडोमाइसिलियम या आभासी कवक जाल का निर्माण किसमें होता है? खमीर ईस्ट में होता है। खमीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकरोमाइसिस सेरेविसी। सैकरोमाइसिस सेरेविसी क्या है? खमीर या ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर देखिए इसकी रचना विस्तार में दिया गया है। एक कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक है, इसके ऊपर एक रचना लगी होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस माने केंद्रिका। तो न्यूक्लियस माने केंद्रक, और एक क्या है? न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका है। इसमें जगह जगह तेलबिंदु और ग्लाइकोजन पाया जाता है, ग्लाइकोजन के कण। तो तेलबिंदु आयल ग्लोब्यूल है, और कहीं कहीं पर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो रचना क्या है? ग्लाइकोजन के कण हैं, पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन और तेल की बूंदें क्या हैं? कवकों के खाद्य पदार्थों के संग्रह भाग हैं। यहाँ संग्रह होता है किसके रूप में? तेलबिंदु के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में। ये ईस्ट की रचना है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ जो है ये क्या है? ये है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के कण हैं, ग्लाइकोजन के कण, अर्थात कवकों में जो भोजन है वो किस रूप में? तेल के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये चीज़ था। इसी में देखिए एस्कोमाइसिटीज में ही एक दूसरा उदाहरण है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है, जो क्या करता है? औषधि का काम करती है। इसमें देखिए यह है कोनिडियोफोर, इसकी ऊपरी सतह से बहुत से ऐसे कोनिडियल चेन निकले होते हैं, कोनिडियल श्रृंखला निकली होती है। इसमें एक कोनिडिया का निर्माण होता है, और कोनिडिया क्या होते हैं? बाद में इसे टूट के ऐसे अलग हो जाते हैं, और जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो ये अंकुरित करके नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम और ईस्ट क्या है? ये दोनों उसमें एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं। कौन? खमीर ईस्ट, सैकरोमाइसिस सेरेविसी और पेनिसिलियम नोटेटम क्या हैं? एस्कोमाइसिटीज के सदस्य उदाहरण हैं। अब एस्कोमाइसिटीज का लक्षण देखिए, हेडिंग डालेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। पहला क्या है? इसे थैली फंजाई, सैक फंजाई भी कहते हैं। दूसरा ईस्ट एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कवक है। अन्य क्या होते हैं? बहुकोशिकीय कवक होते हैं। किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। तीसरा ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी में पशुविष्ठा या गोबर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनका कवक जाल शाखित। इनका जो कवक जाल माइसिलियम क्या होता है? शाखित, ब्रांचेड होता है, एवं पटी सेप्टा पाए जाते हैं, बीच में पट पाया जाता है, अर्थात ये सेप्टेट कवक हैं। नेक्स्ट है इनमें अलैंगिक, इसमें क्या होता है? अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया एवं लैंगिक बीजाणु क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में क्या है? अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया और लैंगिक बीजाणु क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ईस्ट है,
नेक्स्ट एक और लक्षण है मेन, इनमें चल कोशिकाओं मोटाइल सेल का अभाव होता है। किसमें? एस्कोमाइसीटी के सदस्यों में क्या होता है? चल कोशिकाओं मोटाइल सेल का अभाव होता है। अब इसका उदाहरण यहाँ पे है ईस्ट, अभी बच्चे पढ़ चुके हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है? आभासी कवक जाल स्यूडो माइसिलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम, ये हरा नीला मोल्ड है, इससे पेनिसिलिन बनता है। नेक्स्ट है एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा क्या है? ये जैव रासायनिक एवं आनुवंशिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। क्या? न्यूरोस्पोरा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैव रासायनिक माने बायोकेमिकल और आनुवांशिक प्रयोगों में, जेनेटिक की रिसर्च में न्यूरोस्पोरा का प्रयोग करते हैं, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, हिरन डालेंगे क्या चीज़? बेसिडियोमाइसिटीज, इसे हम क्लब फंजाई कहते हैं। इसका लक्षण ऐसे है, पहला कि कहाँ पाया जाता है? मिट्टी, लकड़ी, वृक्ष पर पाए जाते हैं या परजीवी होते हैं। कौन? बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य क्या होते हैं? ये मिट्टी, लकड़ी, वृक्ष आदि पर पाए जाते हैं और क्या होते हैं? अथवा परजीवी होते हैं। इसका जो उदाहरण देख लेते हैं पहले, इसका उदाहरण देख लीजिए। मशरूम है इसका उदाहरण, ठीक। तो मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस। मशरूम या खुम्भ का वैज्ञानिक नाम क्या है? एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो बेसिडियोमाइसिटीज का उदाहरण क्या है? खुम्भ या मशरूम। ऐसे कुकुरमुत्ता हुआ, वो भी इसका उदाहरण हुआ। पफवाल, ये सब क्या हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण हैं। यहाँ नेक्स्ट देखिए दूसरा, इसका कवक जाल शाखित एवं पटीय सेप्टेट होता है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें चलन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, कोई मोटाइल सेल्स नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है अलैंगिक बीजाणु प्रायः अनुपस्थित होते हैं। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में चलन कोशिकाएं नहीं पाई जाती और अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। अगला है पॉइंट, इनमें कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। क्या लिखा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब हो गया, इसमें कवक जाल को, माइसिलियम को क्या किया जाए? कई भागों में बांट दिया जाए तो उससे फिर नए नए माइसिलियम बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक अंग, सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इस वर्ग में बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम की विशेषता क्या होती है? कि द्विकेंद्र के होते हैं। इस बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम बनता है। इसकी विशेषता क्या होती है? कि बेसिडियम क्या होते हैं? द्विकेंद्र की होते हैं। बेसिडियम से 4 बेसिडियम बीजाणु बेसिडियो स्पोर बनता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे देखे थे सब बच्चे, एगैरिकस मशरूम है। एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस के बारे में पढ़े थे, वो क्या है? मशरूम, इसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पफवाल, लाइकोपर्डान, ये भी खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टोडस्टूल एमानिटा, ये विषैला होता है। कौन? टोडस्टूल एमानिटा क्या है? विषैला होता है। पक्सीनिया, ये गेहूं में रोग फैलाता है। अस्ट्लेगो गेहूं में रोग फैलाता है। और ये सब हैं। लेकिन एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस क्या है? मशरूम है, इसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एस्कैरिस, एगैरिकस, मशरूम, पफबाल, ये सब क्या होते हैं? भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? फंजाई इम्परफेक्ट। इसको फंजाई इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसका पहला लक्षण ऐसे है, इसे अपूर्ण कवक फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो लैंगिक जनन के ना पाए जाने के कारण से क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक फंजाई इम्परफेक्ट कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहते हैं हम?
अपूर्ण कवक, फंजाई, इम्परफेक्ट। ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कवक क्या होता है? कवक जाल पटी सेप्टेट होता है। वो शाखित भी होता है और बहुकेंद्रकी होता है। इनमें कवक जाल पटी सेप्टेट, शाखित ब्रांचड एवं बहुकेंद्रकी। बहुकेंद्रकी मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसाइटिक होता है। तो बहुकेंद्रकी शब्द जूलॉजी और बॉटनी में, जंतु विज्ञान में बार बार आएगा। तो ये सब मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसाइटिक। तो सिनोसाइटिक या का मतलब क्या हो गया? बहुकेंद्रकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट पॉइंट, पटों में छिद्र पोर पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कौन? ड्यूटेरोमाइसीट्स के सदस्य क्या होते हैं? परजीवी होते हैं अथवा मृतोपजीवी होते हैं। और जो मृतोपजीवी होते हैं तो क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे है अल्टरनेरिया सोलेनी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ट्राइकोडर्मा, सर्कोस्पोरा, ये सब क्या हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्य हैं। यहाँ पर देखिए कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के बारे में दिया गया है। अब एक गन्ने में आपने देखा होगा कि गन्ने खेती से क्या होता है, वो देखे होंगे गन्ने में कभी कभी क्या हो जाता है? लाल रंग का निशान पड़ जाता है ऐसे। इसे कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ये गन्ने की बीमारी है। ये गन्ने का तना है और गन्ने के तने पर क्या हो जाता है? कभी कभी लाल रंग की चित्ती पड़ जाती है, रेखा बन जाती है, फट जाता है यहाँ से। उसे हम क्या कहते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, गन्ने का लाल विलगन। कैसे होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा। और एक किसका सदस्य है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम ड्यूटेरोमाइसीटीज का सदस्य है। आगे है कवकों का आर्थिक महत्व। तो कवकों का आर्थिक महत्व क्या है? इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ फंजाई, अर्थात कवक से मनुष्य को क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे कवकों से लाभ, अर्थात कवक से मनुष्य को लाभ क्या है, फंजाई या फफूंदी से मनुष्य को लाभ क्या है। तो पहला लाभ क्या है? खाद्य पदार्थ के रूप में, अर्थात भोजन के रूप में। तो सब लोग ये जानते हैं कि छत्रक या मशरूम एगेरिकस कैम्पेट्रिस भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। गुच्छा, मार्केला और लाइकोपार्डान पफबाल। तो सब बच्चे ध्यान दें कि परीक्षा में पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थ के रूप में किन कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो मशरूम, एगेरिकस कैम्पेट्रिस, गुच्छा या गुच्छी कहते हैं इसको, मार्केला और लाइकोपार्डान पफबाल, इनका प्रयोग भोजन के रूप में सब्जी बनाने में किया जाता है। सब जान भी रहे हैं। नेक्स्ट है पनीर उत्पादन में। तो पनीर तो कई तरीके से बनाया जाता है। अब दूध को फाड़ के पनीर बना देते हैं लोग, नींबू डाल के फाड़ देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पनीर कैसे बनता है? उसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और पेनिसिलियम कोममबर्टी दो कवक हैं। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और पेनिसिलियम कोममबर्टी नामक कवक द्वारा पनीर का उत्पादन होता है। इससे बना हुआ पनीर ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट है डबल रोटी उद्योग में। इन बेकिंग इंडस्ट्री, तो डबल रोटी या पाव रोटी या बिस्कुट बनाने के लिए ईस्ट खमीर का प्रयोग किया जाता है। इसका ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकरोमाइसीज सेरेविसी। ध्यान दीजिए, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम सैकरोमाइसीज सेरेविसी है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? डबल रोटी, ब्रेड, बिस्कुट बनाने में करते हैं। इसके प्रयोग से क्या होता है कि डबल रोटी फूल जाती है, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और डबल रोटी क्या करती है? फूल जाती है और स्वादिष्ट भी हो जाती है। क्योंकि ईस्ट क्या है? एक पौष्टिक पदार्थ भी है, पौष्टिक कवक है। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल माने शराब के निर्माण में। तो ईस्ट क्या करता है? शुगर का किण्वन फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन आगे पढ़ेंगे। तो ईस्ट या खमीर क्या करता है? शुगर माने शर्करा का किण्वन फर्मेंटेशन करता है
और शर्करा से क्या बनाता है? एल्कोहल। एल्कोहल का मीन्स एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है इसका? C2H5OH। ये है एथिल एल्कोहल। यही चीज़ शराब है, C2H5OH एथिल एल्कोहल या शराब है। नेक्स्ट है औषध निर्माण में, इन मेडिसिन। तो कोकों का प्रयोग किसमें करते हैं? औषधियों के निर्माण में भी करते हैं। यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक का नाम दिया गया और कुछ कोकों का नाम दिया गया है। एंटीबायोटिक क्या होती है? हमें बीमारियाँ होती हैं तो हम दवा के रूप में एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक औषधियाँ मार्केट में मिलती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। शरीर में बनती एंटीबॉडी, ये क्या करता है? एंटीबॉडी जो शरीर में बनती है वह शरीर को रोगों से बचाती है, लेकिन अगर शरीर में एंटीबॉडी की कमी हो जाए तो हम क्या करते हैं? मार्केट से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक लाते हैं। एंटीबायोटिक, और शरीर में क्या बनता है? एंटीबॉडी। तो प्राकृतिक रूप से शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनता है, लेकिन अगर एंटीबॉडी ठीक से काम नहीं कर पाता और मनुष्य बीमार पड़ जाता है तो क्या करता है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करता है। उसमें पहला देखिए पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो सबसे पहले पहला जो एंटीबायोटिक है वह है पेनिसिलिन। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। एग्जाम में पूछा जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। अगला है अर्गोट। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ऐसे ही ऑरोमाइसिन। ऑरोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिस्कुअस। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिस्कुअस से प्राप्त होता है। ये हैं क्या चीज़? औषध के निर्माण में कोकों का योगदान। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है पादप हार्मोन्स के निर्माण में। एक पादप हार्मोन्स, उसका नाम है जिबरेलिन। पादप हार्मोन्स के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे विस्तार में। तो जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन्स किससे प्राप्त होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूजेरियम मोनिलिफार्मी। तो जिबरेलिन किससे प्राप्त होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूजेरियम मोनिलिफार्मी। इस कवक से जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन्स तैयार किया जाता है। ये क्या करता है? पौधों की वृद्धि में सहायक है। जिबरेलिन नामक हार्मोन्स के प्रयोग से पौधे लंबाई में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जीव विज्ञान संबंधी खोज में। तो बहुत सारे कवकों का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगों में करते हैं। जैसे न्यूरोस्पोरा एक है। न्यूरोस्पोरा ईस्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आनुवंशिकी जेनेटिक्स एवं कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में किया जाता है। सो फिर से देखिए, जीव विज्ञान संबंधी खोज में एग्जाम में आता है कि किन कवकों का प्रयोग हम जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगों में या आनुवंशिकी जेनेटिक्स के प्रयोगों में करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा ईस्ट का उपयोग आनुवंशिकी जेनेटिक्स एवं कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में किया जाता है। ये तो था कवकों से फायदा क्या होता है, लाभ। आगे है कवकों से हानि। फिर डालेंगे कवकों से हानि। तो कवक से क्या क्या हानि होती है? पहला है खाद्य पदार्थों का नाश। आप सब लोग देखे होंगे कि रोटी को, ब्रेड को, अचार को में फफूंदी लग जाती है तो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है? खाद्य पदार्थों का नाश। स्पॉयलेज ऑफ फूड। तो राइजोपस, अभी बता भी रहे थे कि राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस क्या करता है? खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जाड़े में भोज्य पदार्थ नष्ट जल्दी नहीं होते, क्योंकि जाड़े में कवकों की क्रियाएं रुक जाती हैं। जो स्पोर या बीजाणु होते हैं ठंडे में अंकुरित नहीं होते। भोजन को जब फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में खाना खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ठंड में स्पोर या बीजाणुओं का अंकुरण नहीं होता, क्योंकि बीजाणु तो चारों वातावरण में पाए जाते हैं।
लेकिन गर्मी में जब नमी मिलता है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तापमान, तो क्या होता है कि जो बीजाणु या स्पोर क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो फ्रिज में ठंड रहता है तो स्पोर या बीजाणु अंकुरित नहीं हो पाते, लेकिन फ्रिज के बाहर विशेष रूप से गर्मी के समय में या बरसात के समय में क्या होता है, नमी मिल जाता है और गर्मी मिल जाती है। तो जो राइजोपस म्यूकर स्पर्जिलस के बीजाणु या स्पोर हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और भोजन को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर। आपने देखा होगा पुराना लकड़ी का लट्ठा जो जमीन पे पड़ा हुआ है, या लकड़ी पर ही पुराना पॉलीपोरस नाम का कवक क्या हो जाता है, लकड़ी के लट्ठों को नष्ट कर देते हैं। तो लकड़ी के लट्ठों पर बहुत सारी फफूंदियाँ लग जाती हैं, इसे क्या कहते हैं हम, पॉलीपोरस। नेक्स्ट हेडिंग है जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग। तो कवक क्या करते हैं, मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे चार्ट बना लेंगे और चार्ट में बना लेंगे ऐसे रोग का नाम और कवक का नाम। तो मनुष्यों और जंतुओं में जो रोग है इसके बारे में यहाँ लिखेंगे, रोग का नाम और कवक का नाम। जैसे एक रोग है स्परजिलोसिस, इससे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। यह स्परजिलस नाइजर के कारण होता है। दाद सब बच्चे जाने रहे, दाद रिंग वर्म रोग, ये होता किससे, ट्राइकोफाइटान नामक फफूंदी से होता है। गर्मी के समय, और मैंने भी बताया गर्मी में विशेष रूप से बरसात में जब तापमान ज़्यादा होता और नमी होता है तो जो स्पोर या बीजाणु हैं कवकों या फफूंदियों के अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए गर्मी में और बरसात में क्या हो जाता है, दाद खाद खुजली ये सब हो जाता है। तो नमी ना रहे तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है एर्गोटिज्म, एक बीमारी है, ये किससे होता है, क्लाविसेप्स परपुरिया से होता है, विषैला कवक है। नेक्स्ट है गंजापन बेल्डनेस, इससे किससे होता है, टिनिया कैपिटिस से होता है। तो देखो सर में रूसी पड़ जाता है, सर की देखभाल या बालों की देखभाल ना करने के कारण, तो क्या हो जाता है, उस पर कवक या फफूंद या कहते हैं रूसी पड़ जाता है। तो जो रूसी पड़ जाता है क्या चीज़ होता है, रूसी टिनिया कैपिटिस होता है। और इसके नाते बालों की जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं और क्या हो जाता है, गंजापन हो जाता है, बेल्डनेस। तो गंजापन कई कारणों से होता है, अनुवांशिक कारण भी है। और दूसरा कारण क्या है, कवक जो टिनिया कैपिटिस है वो साफ सफाई भी इसका कारण है, गंजापन का कारण है। पौष्टिक पदार्थों को ना ग्रहण करना भी गंजापन का कारण बहुत सारे हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि टिनिया कैपिटिस से क्या हो जाता है, गंजापन या बेल्डनेस आ जाता है। तो जिस प्रकार से कवकों द्वारा मनुष्यों में रोग होता है उसी प्रकार से कवक से क्या हो जाता है, पौधों में भी रोग उत्पन्न होता है। तो हेडिंग डालेंगे पौधों में रोग, डिजीज इन प्लांट, और ऐसे चार्ट बना लेंगे और चार्ट में यहाँ लिख देंगे रोग का नाम, यहाँ लिखेंगे कवक का नाम, नेम ऑफ फंजाई, नेम ऑफ डिजीज। तो पहला देखिए है आलू का अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो जो आलू का अंगमारी रोग किससे होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी से। इससे क्या हो जाता है, आलू की जो पत्तियां होती हैं वे चितकबरी हो जाती हैं और मुरझा जाती हैं। ये आलू जब बोते हैं तो प्रारंभिक दिनों में ये चीज़ बीमारी होती है, पहले होती है। दूसरा है आलू का पछेता अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से। ये देखिए दोनों महत्वपूर्ण है। यह है आलू का अंगमारी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी से। दूसरा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पछेता अंगमारी आलू का, किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से होता है। ये आलू जब तैयार होने वाला होता है लास्ट सीजन में तब ये बीमारी फैलती है। आलू बोते हैं, पत्तियां बनती हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ये बीमारी और बाद की अवस्था में ये वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट है गन्ने का लाल बिलगन, अभी सब बच्चे पढ़ रहे थे और देखे भी थे गन्ने का लाल बिलगन। तो कैसे होता है, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम से, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गेहूं का काला स्तंभ कीट गिरवी रोग, सब बच्चे जानते होंगे कि गेहूं में क्या हो जाता है, गिरवी रोग लगता है, इसे कहते हैं ब्लैक रस्टाफिट। इससे तने पत्तियां और कभी कभी गेहूं का जो फल होता है वो भी क्या हो जाता है, बाली गेहूं की काली पड़ जाती है। किससे होता है, पैक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई से। कौन, गेहूं का काला स्तंभ कीट या गिरवी रोग
ब्लैक स्टाफीड किससे होता है? पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाइज से। ऐसे ही एक दूसरा रोग है, इसे कहते हैं गेहूं का कंड रोग, गेहूं का कड़ुआ रोग, लूज स्मेटाफीड। ये किससे होता है? ऑस्ट्रेगोनोडा ट्रिटिसाइज से। तो ध्यान दीजिए, गेहूं का रस्ट रोग, इसे कहते हैं गिरवी रोग या किट रोग, ये पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाइज से होता है। और गेहूं का कंड रोग या कड़ुआ रोग, जिसका कहते हैं क्या, स्मट, किससे होता है? ऑस्ट्रेगोनोडा ट्रिटिसाइज से। तो ये रस्ट है और ये क्या है? स्मट है। ये क्या है? ये पौधों में रोग उत्पन्न होता है, इसके बारे में है। तो ये हो गया क्या चीज़? पौधों में रोग, और ये कवक के बारे में ख़त्म हो गया। थैंक यू, वेरी गुड।